नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा क्रिकर्स हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के राष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। साथियों, राष्ट्रपति टॉपिक के अंदर जितने भी पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चंस की एक सीरीज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, तो उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जिनमें कुछ नए पुराने क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है। तो चलिए साथियों, आज इस श्रेणी को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद। द शॉर्टेस्ट पैराग्राफ इन टर्म्स ऑफ द वर्ड इज, मतलब द शॉर्टेस्ट आर्टिकल इन टर्म ऑफ वर्ड्स इज, मतलब शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा होगा। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद जो होने वाला है वो होने वाला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। केवल इतना सा लिखा हुआ है ना, केवल इतनी सी बात लिखी हुई आर्टिकल 52 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद हो गया है। दूसरा छोटा, अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरा छोटा कौन सा है, तो बच्चों आर्टिकल 63 ये दूसरा छोटा अनुच्छेद हो जाएगा। और आर्टिकल 63 के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है। 52 में राष्ट्रपति का, 63 के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? हमें वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। और इसमें भी केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो एक उप शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। बाकी ये दूसरा छोटा है और ये पहला छोटा हो जाता है ना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। मैंने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और इस स्टेटमेंट के अंदर से हमें देखना है कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, क्या कुछ है। स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता को निर्वाचक कहते हैं, है ना, निर्वाचक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता भाग लेते हैं उन सभी मतदाताओं को निर्वाचक कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल, संसद के निर्वाचित, है ना, यहाँ पर संसद के सदस्य नहीं लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ निर्वाचित। तो मैंने आपको बताया था लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज या आप जिसको बोलते हो निर्वाचक मंडल, उसके सदस्य होते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हमें उनका उल्लेख मिलता है जिनको राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। तो अब तक तो दोनों सही निकले हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन इन आर्टिकल 54। निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। बिल्कुल सही बात है भाई, अनुच्छेद 54 के अंदर किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है, राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब चारों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 2 सही है, केवल 3 व 4 सही है, सभी सही है, सभी सही है ना। तो यहां पर सभी सही आ जाएगी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार, मोर देन वन टाइम, एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब एक से अधिक कितना सर? तो संविधान ने कोई बैरिकेड नहीं लगा के दिया हमारे सामने, एक से अधिक वो कितना भी बन सकता है।
तो अब संविधान ने बैरिकेड नहीं लगाया तो ऑप्शंस अपने सामने बैरिकेड कैसे लगा सकते? ऑप्शंस तो बैरिकेड लगा रहे, ऑप्शंस कह रहे 2 बार बन सकता है, नहीं जी नहीं, हमने कब कहा 2 बार बन सकता है, नहीं बन सकता। 3 बार, नहीं जी 3 बार से ज्यादा भी हो सकता है। 4 बार, नहीं जी 4 बार से ज्यादा भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब एक से अधिक बार कितना सर? तो हमारे सामने कोई बैरिकेड लगा ही नहीं रखा, तो संविधान ने जब बैरिकेड हमारे सामने नहीं लगाया, ऑप्शंस लगा रहे हैं, तो हमें ऑप्शंस के बैरिकेड को नेग्लेक्ट करना है और डी ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ए पर्सन होल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट कैन कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कि इनमें से किस पोस्ट पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति नहीं बन सकता लेकिन चुनाव तो कम से कम लड़ सकता है। तो मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाए थे और राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों कुछ पद ऐसे हैं जिन पर रहते हुए आप इलेक्शन लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद में शामिल नहीं की जाती है। तो सर वो कौन सी पोस्ट है जो लाभ के पद में शामिल नहीं की जाती है? तो मैंने आपको बताया था वो पोस्ट होती है एक तो खुद राष्ट्रपति की, मैं ऑलरेडी राष्ट्रपति हूं, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पार्टिसिपेट कर सकता हूं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया था राज्यपाल बोले तो गवर्नर। और फिर मैंने बताया था कि केंद्र व राज्य में मंत्री, केंद्र व राज्य में मंत्री, ये वो पद हैं जो लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाते। तो याद रखना, राष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए, राज्यपाल के पद पर भी रहते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए, क्योंकि केंद्र में अगर मंत्री है तो केंद्रीय गृह मंत्री है, तो केंद्र में मंत्री रहते हुए यानी ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इन सभी पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, उसमें शामिल हो सकते हो। परंतु बच्चों चुनाव जीतने के बाद, है ना, अनुच्छेद 60, है ना, चुनाव जीतने के बाद अनुच्छेद 60 कहता है चुनाव जीतने के बाद आप इनमें से किसी भी पद पर ऑलरेडी हो, फॉर एग्जाम्पल आप राष्ट्रपति हो तो आपका जैसे टेन्योर पूरा होगा तब आपका अगला टेन्योर शुरू होगा। उपराष्ट्रपति हो या मान लीजिए केंद्रीय गृह मंत्री हो, तो चुनाव तो जीत गए, चुनाव जीतने के बाद आप शपथ लोगे, तो शपथ लेने के बाद ही आप क्या बन पाओगे? तो सर राष्ट्रपति बन पाओगे। तो आप शपथ तभी ले पाओगे, है ना। आर्टिकल 59 के अंदर इन कंडीशंस, दशाएं उल्लेखित है। इसके अंदर उल्लेखित है आर्टिकल 59 के अंदर दशाएं उल्लेखित, उन दशाओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप विधानमंडल या संसद का सदस्य रहते हुए कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब राष्ट्रपति का पद आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, बाद में शपथ लोगे। चुनाव जरूर लड़ सकते हो इन पदों पर रहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग किस प्रकार की प्रणाली है? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट? महाभियोग किस प्रकार की प्रणाली है? अर्धन्यायिक, न्यायिक, पूर्ण न्यायिक, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखना भाई अर्धन्यायिक, है ना, अर्धन्यायिक एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सर एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसे अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है कि जब एक सदन में इम्पीचमेंट पर चर्चा चल रही हो तो दूसरे सदन के सदस्य इसकी या तो खुद यानी कि सदन से या किसी न्यायालय से इसकी जांच करवा सकते हैं। यानी इम्पीचमेंट के अंदर संसद न्यायालय का काम करती है, इसलिए हम इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। और इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? तो सर 61 के अंदर जो है महाभियोग का क्या होता है? उल्लेख होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति बन रहे हो, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम नागरिकता कितनी पुरानी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह पुरानी, जन्म से भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष पुरानी, या इनमें से कोई नहीं।
जब आप योग्यताएं पढ़ोगे तो उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल इतनी सी बात लिखी हुई। अच्छा, भारत का नागरिक होना चाहिए कितनी पुरानी है इसका उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान ने फिर बैरिकेड नहीं लगाया कि भाई आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे। संविधान ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया, तो हमें अपने तरीके से नहीं लगाना है कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, या 5 साल से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार का बैरिकेड संविधान ने नहीं लगा रखा, तो नहीं लगा रखा तो इनमें से हम भी नहीं मानेंगे और हम देंगे ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, भले ही वो व्यक्ति 1 घंटे पहले नागरिकता लेके आया हो, है ना, चुनाव का पर्चा भरने जाए उस टाइम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भले ही 1 घंटे पहले नागरिकता लेकर पहुंचा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है ना, कथनों पर विचार करें। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट को हमने देखना है। पहली स्टेटमेंट है, संसद राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है सर, संसद राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन कर सकती है। और तीसरा है, संसद राष्ट्रपति के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकती। बच्चों, संसद राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन कर सकती है, अपने को याद रखना होगा। और साथ साथ ये भी सही है कि संसद राष्ट्रपति के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकती। आज राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है 5 लाख, कल को संसद डिसाइड कर दे कि राष्ट्रपति को 6 लाख वेतन दिया जाएगा, तो संसद डिसाइड कर रही है वेतन। दूसरी बात, संसद ने परिवर्तन भी किया, 5 लाख से 6 लाख किया, लेकिन घटा नहीं सकती। 5 लाख से 4 लाख या 5 लाख से 4.5 लाख नहीं कर सकती, है ना। परिवर्तन कर सकती है बट हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहाँ साथ साथ लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन कर सकती है ना। हानिकारक शब्द तो नहीं जुड़ा हुआ कि हानिकारक परिवर्तन कर सकती, नहीं कर सकती हानिकारक, लेकिन परिवर्तन तो कर सकती है ना। 5 से 6 लाख तो कर सकती है, उल्टा तो नहीं बोल रही, परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन हानिकारक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात भी सही है, तीनों सही है, तो सभी सही ना। आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में नहीं। बच्चों, वे सदस्य जो चुनाव में भाग लेते हैं वो कौन कौन होंगे, और वे सदस्य जो महाभियोग में भाग लेते हैं। देखो, चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन लेते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर, बोले तो निर्वाचित सदस्य, साथ साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि महाभियोग में भाग कौन कौन नहीं लेता, सॉरी, महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है, तो सर महाभियोग में संसद के सभी सदस्य। सभी में कौन कौन से आ गए, तो सभी में सर निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड और मनोनीत, बोले तो नॉमिनेटेड, बोथ टाइप के आ गए, दोनों प्रकार के आ गए, निर्वाचित भी आ गए, मनोनीत भी आ गए। अच्छा, इधर पूछा है कि निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। अब देख लो, संसद के निर्वाचित सदस्य, बेटा संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले रहे हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग ले रहे हैं, है ना। दूसरा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य ना तो इधर भाग ले रहे हैं ना इधर भाग ले रहे हैं, दोनों में ही भाग नहीं लेते। संसद के मनोनीत सदस्य, हाँ, संसद के मनोनीत सदस्य इधर भाग नहीं ले रहे लेकिन इधर भाग ले रहे हैं, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते। हाँ जी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
परंतु इधर दूसरी तरफ भाग नहीं लेते, है ना। तो ये बच्चों ऑप्शन गायब है इनका कि इनमें से कौन सा ठीक है, तो वो उस तरीके का जो है ना वो चला गया। तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, सी और डी, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखना, है ना। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो भाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मैंने लिख दिया इधर भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे, परंतु महाभियोग में नहीं ले रहे। दूसरी तरफ संसद के मनोनीत सदस्य, है ना, तो ये संसद के जो मनोनीत सदस्य, एक मिनट, हाँ जी, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। संसद के मनोनीत सदस्य तो इधर भी भाग नहीं ले रहे और इधर भी भाग नहीं ले रहे, है ना। हाँ, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने वो संसद के मनोनीत की बजाय निर्वाचित समझ लिया, है ना। तो याद रखना संसद के मनोनीत सदस्य इधर भी भाग नहीं ले रहे, इधर भी भाग नहीं ले रहे, है ना। तो इधर तो भाग, सॉरी, इधर तो भाग ले रहे लेकिन इधर भाग नहीं ले रहे। तो चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु इधर भाग नहीं लेते, तो वो इधर तो भाग ले ही नहीं रहे, तो इधर भाग लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद जीवित रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगेगा, जब देश में अनुच्छेद 352 ये अप्लाई होगा, है ना। अनुच्छेद 352 बच्चों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, और ये कहता है कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 359 इसके तहत अनुच्छेद 20 व 21 ये दो ही आर्टिकल जीवित रहेंगे। और दूसरा कह रहा है आर्टिकल 358 कि जब देश में सशस्त्र विद्रोह, आर्मड रिबिलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर अगर आपातकाल लगेगा तो ऐसी सूरत में 3 अनुच्छेद जीवित रहेंगे, 19, 20 व 21, आर्टिकल 19, 20 एंड 21, 3 आर्टिकल जो है क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन यहां पर तो सशस्त्र विद्रोह शब्द का लिखा ही नहीं, यहां पर सीधा पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद जीवित रहेंगे, तो सर अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है आज तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में कितनी बार लगा है, तो सर आज तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है। कब कब लगा है वो भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक बार तो लगा था भाई 1962 में, एक बार लगा था 1971 में, एक बार लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाया था, है ना, इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो 3 बार लगा है। पहली बार लगा उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो सर JL नेहरू। दूसरी बार लगा तब तो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, दोनों ही बार इंदिरा गांधी हुआ करती थी, है ना, 1971 और 1975। और राष्ट्रपति इस समय हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस टाइम हुआ करते थे VV गिरी, और इस टाइम हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद ये हुआ करते थे। पहली बार भारत बांग्लादेश युद्ध के साथ, पहली बार भारत चाइना युद्ध के कारण, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध जब हमने बांग्लादेश आजाद करवाया था, और तीसरी बार लगाया था हमने आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। इस शब्द का गलत प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसके बाद 77 के अंदर देश में दोबारा सरकार आई, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 77 में चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे मोरारजी देसाई। और बच्चों उस मोरारजी देसाई सरकार ने इस आंतरिक अशांति शब्द को खत्म करके सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के अंदर 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ऐड किया था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबन, राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन हमने ये बात कहां से ली गई है, तो सर ये वाली जो चीज है ये हमने जर्मनी के संविधान से ली गई है। हाँ जी, चलिए राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो मैंने आपको बताया है 52 से 62, अनुच्छेद 52 से 62 तक। और बच्चों ये 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो ये किसके अंदर है, भाग 5 में है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5 में जो है वो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सीजेआई तीनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है ना। हाँ, देखो सुनो, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हुआ आया हूं। मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं, राष्ट्रपति की पोस्ट खाली है, तो तुरंत प्रभाव से कौन संभालने के लिए आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। और बच्चों, उपराष्ट्रपति की भी पोस्ट खाली है, तो उस पद को संभालने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहां पर यह बोल दिया कि मान लो ये भी पद पर ना हो तो कौन आए, है ना। मान लीजिए ये भी पद के ऊपर नहीं है, ये पद भी खाली हो गया, अचानक से तीनों पोस्ट खाली हो गई, तो कौन आएगा? तो सुनिए, फिर मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अन्य रिक्ति भरने के संदर्भ में संसद कानून बनाएगी। मतलब संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो लिखा हुआ था, लेकिन सीजेआई का नहीं लिखा हुआ। 1967, है ना, 1969 वीवी गिरी के समय, 1969 के अंदर वीवी गिरी के समय में क्या हुआ, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था, वो उपराष्ट्रपति थे। तो अब दोनों पोस्ट खाली, तो किसे बनाए? तो संसद ने अनुच्छेद 70 का प्रयोग किया, क्योंकि अनुच्छेद 70 में पावर है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति हो तो उसे भरने के लिए संसद कानून बनाएगी। तो संसद ने कानून बनाए और कानून बनाकर कहा जब ये दोनों पोस्ट खाली है तो सीजीआई पद पर बैठेगा, और ऐसी सूरत में 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाने होंगे? चुनाव करवाने होंगे। यहां तक तो पता था, लेकिन इससे आगे की सोच क्या करे सर? तो इससे आगे की सोच ये होगी कि अगर ये तीनों पोस्ट खाली हो गई तो अनुच्छेद 70 के तहत फिर से संसद कानून बनाएगी, और संसद जो निर्धारित करेगी वही बैठेगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, पता नहीं अपने को, अभी लिखा हुआ ही नहीं, क्यों बना दे? अटॉर्नी जनरल नहीं थे भाई, अटॉर्नी जनरल भी नहीं लिखे, है ना। संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी, बिल्कुल संसद जिसको डिसाइड करेगी वो बैठेगा, है ना। तो अनुच्छेद 70 का प्रयोग करेगी यहाँ पर संसद। अब संसद जाने संसद किसको बैठाने के मूड में। आपको सर मान लो फिर भी बैठाने की सोचे तो किसे सोचेगी? तो भैया ये तो संसद को ही पता, क्योंकि अभी तक कोई कानून ऐसी समस्या आई ही नहीं है। हाँ, ये एक बार ये आई थी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित थे, तो सीजेआई थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को क्या बना दिया था? राष्ट्रपति। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी राष्ट्रपति बने, ऐसी सूरत में 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव होने थे, है ना। 6 महीने में फिर से चुनाव होने थे। वीवी गिरी जी ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि मैं राष्ट्रपति बनूं। चुनाव हुए, वीवी गिरी जी चुनाव में द्वितीय मतगणना से जीत गए। भारतीय इतिहास में पहली बार द्वितीय मतगणना हुई थी 1969 में, और वीवी गिरी जी बन गए राष्ट्रपति। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हो गए नाराज कि यार मैं तो सीजीआई ठीक था, तुम लोगों ने 6 महीने के लालच के लिए मुझे राष्ट्रपति बनाया, अब ना राष्ट्रपति ना सीजीआई। लोगों ने कहा नाराज मत तो ये हिदायतुल्लाह जी, हम आपको उपराष्ट्रपति बनाते हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को क्या बना दिया था उस समय? उपराष्ट्रपति। देश के एकमात्र व्यक्ति जो बेटा सीजेआई, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पोस्ट पर काम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? राज्य आपातकाल 6 माह, 3 वर्ष, अनिश्चितकाल 6 माह तथा 6 सप्ताह। बेटा राज्य आपातकाल बोले तो अनुच्छेद 356, इसमें राज्य आपातकाल का उल्लेख मिलता है। ये मैंने आपको बताया है अधिकतम 3 वर्ष। सॉरी मंथ लिख दिया भाई, ईयर है ये, ईयर हिंदी में तो सही लिखा हुआ 3 वर्ष, यहां मंथ लिख दिया, है ना। याद रखना भाई ये क्या है? ईयर। 3 साल तक लग सकता है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, आपने तो कहा था जम्मू कश्मीर में काफी सालों तक, 3 साल से भी ज्यादा लगा जम्मू कश्मीर, फिर वो कैसे लग गया? देखिए राज्य आपातकाल अधिकतम 3 साल के लिए लग सकता है, लेकिन 3 साल से आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसे कैसे बढ़ाएंगे सर? तो संविधान में संशोधन करके। तो याद रखना, सामान्यतः आपसे कोई पूछे आपातकाल 3 ही प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक शब्द राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये लग सकता है बच्चों अनिश्चित काल तक। वित्तीय आपातकाल ये भी कितने समय तक लग सकता है? तो सर अनिश्चित काल तक लग सकता है। लेकिन याद रखना राज्य आपातकाल कितने समय तक लग सकता है? 3 वर्ष तक। इसे 3 वर्ष से आगे भी बढ़ा सकते हैं।
सामान्यतः आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राज्य आपातकाल कितने समय तक अधिकतम लग सकता है, तो आपको जवाब देना 3 वर्ष। फिर वो क्वेश्चन करे क्या 3 वर्ष से आगे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके। तो संविधान में संशोधन करके इसे 3 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का वह राज्य जिसमें आज तक राज्य आपातकाल नहीं लगा। बेटा 2 राज्य हैं, 2 राज्य हैं जिसमें आज तक राज्य आपातकाल लगा ही नहीं है ना। 2 राज्य हैं। एक राज्य तो मैंने को नजर आ रहा है, ये तेलंगाना, और दूसरा कौन सा है? तो सर दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 2 ऐसे राज्य जिनमें आज तक राज्य आपातकाल लगा ही नहीं है ना। तो ये 2 राज्य याद रखना। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति को निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, है ना। होम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, राज्यपाल। तो याद रखना, मंत्रिमंडल करता है, कैबिनेट करता है, और वो भी मंत्रिमंडल जो सिफारिश करेगा, ये सिफारिश भी कैसी की जाएगी बच्चों? लिखित सिफारिश होगी। इसकी सिफारिश होगी तो सर लिखित सिफारिश होगी। राज्यपाल सिफारिश करेगा बच्चों राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति को राज्य आपातकाल की सिफारिश कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सिफारिश करेगी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल की सिफारिश करेगी राष्ट्रपति। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता था? फिलहाल नहीं करता, 104वें संशोधन के द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की प्रक्रिया थी वो समाप्त कर दी गई। पहले करता था, है ना, पहले करता था। तो पहले कब, किस अनुच्छेद के तहत करता था? तो अनुच्छेद 331, बिल्कुल भाई। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, है ना, 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। और बच्चों इसके तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 331। आ गई बात समझ में? हाँ जी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद में बजट रखवाने का अधिकार किसके पास है? बजट रखवाना, एक होता है बजट रखना, 2 चीजें हैं। एक तो होता है बजट रखना और एक होता है बजट रखवाना। बच्चों बजट रखवाने का अधिकार तो किसके पास होता है? तो सर बजट रखवाने का अधिकार राष्ट्रपति, जबकि बजट रखता कौन है हमेशा? तो सर रखता है वित्त मंत्री। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि उसने पूछा है रखवाने का अधिकार किसके पास है। वित्त मंत्री बजट तैयार करके राष्ट्रपति से अनुमति लेगा कि क्या राष्ट्रपति महोदय मैं इस बजट को संसद में रख दूं, तो अनुमति प्राप्त करके ये जो है रखेगा। याद रखना, तो रखवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास और रखने का अधिकार वित्त मंत्री के पास। एक क्वेश्चन आपके लिए है और मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों को मुझे कमेंट में इसका जवाब देना है। जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे उन सब बच्चों को मुझे इसका जवाब देना है। और जवाब, क्वेश्चन ये है कि बजट संसद के किस सदन में सबसे पहले रखा जाता है? सबसे पहले रखा जाता है, दोनों ही है। ए हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा, सी हो जाएगा ए व बी दोनों, और डी हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं, है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आप लोगों को खुद जवाब देना है और मुझे बताना है कि बजट सबसे पहले किस सदन में रखा जाएगा। लोकसभा में, राज्यसभा में, या किसी में भी रख सकते हैं, ए या बी किसी में भी रख सकते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चॉइस इज योर्स, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के समय
केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है? बेटा जब देश में आपातकाल लग जाता, देखिए सामान्यतः हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनी हुई हैं। एक सूची का नाम है संघ सूची, एक सूची का नाम है राज्य सूची, और एक सूची का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, बोले तो समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दी गई। अपने को बताना है कि भाई संघ सूची के जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इस यूनियन लिस्ट के अंदर, तो इस पर कानून कौन बनाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है सर, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून तो सर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती पर तो स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन बच्चों आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो बच्चों ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 250 के अंदर लिखी गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 250 के तहत क्या करती है? कानून बनाती है। सामान्य रहा सब कुछ, तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। परंतु कंडीशन यहां पर बता दी ऑलरेडी, इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो बेटा आपातकाल के अंदर तो चीजें बदल जाती है, तो उस आपातकाल के अंदर जो है कानून 250 के तहत केंद्र सरकार खुद बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सही बात है जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति। और ये प्रधानमंत्री कौन होता है? सर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बताओ सही है गलत? तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। आप लोग ढंग से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। यहां पर शब्द है सिफारिश, संविधान में शब्द क्या लिखा हुआ है? सलाह। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो सलाह शब्द जबकि अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शब्द आ गया रिकमेंडेशन, सिफारिश, सिफारिश शब्द नहीं है, तो केवल एक ठीक है और केवल एक मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, पढ़िए। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है सर, इम्पीचमेंट, सही बात है। नंबर 2, महाभियोग कदाचार या अक्षमता के आरोप में लाया जाता है। महाभियोग कदाचार या अक्षमता के आरोप में लाया जाता है, यानी इनकैपेसिटी और बच्चों जो है मिसबिहेवियर के आरोप में लाया जाता है। तो बताओ क्या ये सही है? नहीं सर, नहीं सही, गलत है। क्योंकि महाभियोग तब लाया जाएगा जब राष्ट्रपति पर आरोप लगेगा कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण यानी उल्लंघन करने के अपराध में लाया जाएगा। कदाचार या अक्षमता वाला मामला इधर नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट तीसरी देखते हैं, महाभियोग पर चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। बिल्कुल सही है। और चौथी, महाभियोग पर सदन में सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। नहीं बेटा, 2/3 है ना, महाभियोग पर 2/3 लोगों की सहमति हो गई तो भी काम चल जाएगा। तो चौथी जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। केवल 1 और 3 सही है, तो केवल 1 और 3 बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लेके आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की कितनी शक्तियां होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो मैंने आर्टिकल 72 के अंदर बताया था आप लोगों को कि 4 प्रकार की होती। क्या? राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है, सजा माफ कर सकता है ना। दूसरा सर, सजा की अवधि कम कर सकता है, अवधि कम कर सकता है। तीसरी बात, सजा की प्रकृति बदल सकता है, चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट, सजा की प्रकृति बदल सकता है।
सजा पर विराम लगा सकता है, सजा पर विराम लगा सकता है। ये 4 प्रकार की शक्ति होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कौन सी? क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केंद्र की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ये बात मैंने बताई, प्रमुख होगा, जो हेड होगा, सारी शक्तियां उसी में तो निहित होंगी। जाहिर सी बात हो, आज आपके परिवार का हेड ऑफ फैमिली आपके पिताजी हैं, तो बेटा परिवार के जितने भी डिसीजन लेने हैं, है ना, वो सारे पिताजी लेंगे। तो जाहिर सी बात है, परिवार की मुख्य शक्ति किस में निहित है? पिताजी में निहित है। सेम वही बात यहाँ पर है, जब प्रमुख ही राष्ट्रपति है तो किसी और की तरफ देखना ही नहीं, सीधा आंख बंद करके क्या लगा देंगे? राष्ट्रपति लगा देंगे, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेगा। किस अनुच्छेद के तहत अटॉर्नी जनरल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अरे ये ऑप्शन में 175 कहां से आ गया बेटा? ये ऐसे था, ऑप्शन ए 75, बी 76, सी 85 और डी 70 है ना। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, है ना, अब देखो ऑप्शन ए जो 175 गलती से हो गया, ये 75 हो गया, ये 176 भी गलती से हो गया, 76 होना था, 85 तो ठीक है, 170 की जगह पर 70 आएगा, है ना। तो अब देखो, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो मैंने आपको बताया था 76, अनुच्छेद 76, 76 के तहत क्या करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है ना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बच्चों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है बेटा वो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष की जो आयु है ये जरूरत होती है विधान परिषद के सदस्यों के लिए। सॉरी, 35 वर्ष की आयु की जरूरत होती है राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और बच्चों राज्यपाल के लिए। 30 वर्ष जो है ये होती है राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। 25 वर्ष होती है लोकसभा और विधानसभा के लिए। लेकिन हमसे राष्ट्रपति की पूछा है तो राष्ट्रपति की तो 35 है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 जो सिक्योरिटी मनी जमा करवाया जाता है राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए, वो 15,000 रुपए है। तो बच्चों ये 15,000 की सिक्योरिटी मनी कब की गई थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था 1997, है ना, 1997 के अंदर जो है ये की गई थी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों, जो ये जमानत राशि है, ये जमानत राशि कहाँ जमा होती है? कहाँ जमा होती है? कहाँ जमा होती है? आपको मुझे बताना है कि जो जमानत राशि है, जो सिक्योरिटी मनी है, ये कहां पर जमा होता है? हाँ जी, है ना, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को मुझे जवाब देना है। और जमानत जब्त कब की जाती है ना, कितने प्रतिशत मत हासिल ना करने पर जमानत जब्त कर ली जाती है? एक एक बात आप लोगों को मैंने क्लासरूम के अंदर बेटा कराई है, मक्कारी मत करना कि क्लास देख लो फिर उसके बाद तो सर छोड़ो क्या जवाब देंगे। मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई भी दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे इसका क्या करना, जवाब देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में जोड़ा गया? आर्मड रिबिलियन है ना, आर्मड रिबिलियन, ये वर्ड ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। किस संशोधन के द्वारा?
तो बच्चों मैंने आपको बताया था 44वें संशोधन के द्वारा, इस 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर, आंतरिक अशांति शब्द हटाया, आंतरिक अशांति शब्द हटाया और सशस्त्र विद्रोह, ये आर्मड रिबिलियन, ये शब्द जो है जोड़ दिया था। तो ये कारनामा किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेगा? है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री? बच्चों, जो भी काम राष्ट्रपति करता है वो किसी ना किसी की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति अपने सब विवेक से इस तरीके का कोई भी काम नहीं करता। तो राष्ट्रपति जब भी संसद के सत्रों को आहूत का मतलब होता है स्टार्ट, है ना, स्टार्ट। और अगर मैं बात करूं सत्रावसान, तो सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त, खत्म करना। तो संसद के सत्रों को शुरू और खत्म किसके कहने पर करता है? सिफारिश किसकी चलती है? मंत्री परिषद की, प्रधानमंत्री की, राज्यसभा के सभापति की या लोकसभा के अध्यक्ष की? तो बेटा प्रधानमंत्री की चलती, प्राइम मिनिस्टर की चलती। किसकी चलती है? प्राइम मिनिस्टर की यहां पर सिफारिश चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कथनों पर विचार करें। केंद्र की संचित निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। केंद्र की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। देखो, केंद्र की जो संचित निधि है ना, इस पर तो पूरे मंत्री परिषद का ही अधिकार होता है ना, जबकि आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का होता है। स्टेटमेंट केवल दो जो है ये सही हो जाएगी। हाँ जी, इतनी बात के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावक व अनुमोदक होते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होते हैं। हाँ जी, यहां पर हम टॉपिक राष्ट्रपति वाला पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड पूछ लिया कि भाई प्रस्तावक व अनुमोदक ये कौन होते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं बच्चों, ये होते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता होते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता होंगे वही निर्वाचक और प्रस्तावक होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई उठाकर ले जाए कि चलो मेरे प्रस्तावक बन जाओ या निर्वाचक बन जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो संसद के सदस्य नहीं भाई, राज्यसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा के नहीं, निर्वाचक मंडल के सदस्य। तो सटीक जो जवाब होगा वो होगा निर्वाचक मंडल के सदस्य। अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी संसद के सदस्य भाग लेते हैं, है ना। इनके निर्वाचक मंडल में भी क्या बनेंगे? सभी संसद के सदस्य। अगर उपराष्ट्रपति के लिए भी ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो भी उसका सही जवाब यही होगा, निर्वाचक मंडल के सदस्य। संसद के सदस्य आप जवाब ना देकर सटीक जो सही आंसर होगा वो होगा निर्वाचक मंडल के सदस्य। तो ये भाई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति नहीं भाई, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं दिलाता, प्राइम मिनिस्टर नहीं दिलाता, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीजेआई, है ना, इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? सीजेआई, शॉर्टकट में बुलाते हैं बेटा। तो सीजेआई क्या दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है। कल को अगर मान लीजिए सीजेआई अपनी पोस्ट पर नहीं है तो फिर कौन आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो दिलाने के लिए आएगा। आ गई बात समझ में? इनकी अनुपस्थिति के अंदर सामान्यतः कौन दिलाएगा? तो सर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों के एमसीक्यू करवाए हैं। साथ साथ में मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज आप उन क्वेश्चंस का एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब भी देना
और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ये क्लास सभी के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए भी है, रेलवे वाले बच्चों के लिए है, और जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास लाभकारी होने वाली है ना। तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। साथियों, मैं एक फिर ऐसी ही क्लास के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद साथियों।